अभी के लिए अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 21,550 21,500 के करीब का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में लगाना चाहिए, और उसके हिसाब से निफ्टी आप वो अगर होल्ड करते हो तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छा खासा मुनाफा 22,000 22,100 22,200 तक के लेके जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे ज़्यादा अभी निफ्टी में बढ़त नहीं दिख रही है, तो मैं तो अभी निफ्टी को अवॉइड करके चलने की सलाह दे रहा हूँ। फॉर द टाइम शॉर्ट करने का जगह नहीं है, बट लॉन्ग करने की भी अभी जगह नहीं है। सही लेवल 21,500 के करीब है जहाँ पर एड ऑन किया जा सकता है, तो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। बट अगर किसी के पास जी है तो 21,500 21,450 इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, नहीं एंट्री ना करें। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी के ऊपर। सर ने बता दिया स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए और साथ ही साथ किस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना चाहिए। नितिन सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपकी क्या राय बनती है मार्केट को लेके, किस तरीके की चाल हमें चलनी चाहिए बाजार में इस वक्त? बिल्कुल कंचन जी, देखिए पहले तो मैं बोलूँ, एक्चुअली मेरी आधे से ज्यादा शो का पूरा चीज तो लोग जो जो चीज मैं बोलने वाला था, लाइक मेटल सेक्टर में बात करने वाला था, 24 में 24 की बात करने वाला था, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझे कंटिन्यू करना है शो में। सारी बात तो लोकेश जी ने कर दी। एनीवे, बट अच्छी चीज है, दर्शकों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि 24 में 24 ये मैं भी रखता हूँ, और बहुत स्ट्रांगली इस बात को जो है सो वो लेकर चल रहा हूँ कि 24 में 24 दिखा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज है हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो कि रचित जी ने भी इस बात को मेंशन किया है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और लोकेश जी ने भी। देखिए भाई, जो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना, वो कोशिश करते हैं लोगों के सेंटीमेंट के, मास सेंटीमेंट्स के अपोज करने का। तो जहां पर 24 में 24 की बात कई जगह पर हो रही है, तो यहाँ पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस में वो लोग जो है सो बड़ा गेम खेल जाएंगे। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं कॉशियस रहना है। जो लोकेश जी ने और रचित जी ने बोला, फाटका से दूर रहे। आप देखिए, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, बहुत आपकी एनालिसिस बेस्ड होनी चाहिए, बिकॉज सैटर्न का साल है, नंबर 8 है। आप जस्ट वो फोरकास्टिंग बेसिस को करे कि भाई हेड आया तो बाई कर लेंगे, टेल आया तो सेल कर लेंगे, ये चीज आपको जो है तो कहीं ना कहीं अपोज रिजल्ट दे देगा, लॉस में आपको डाल देगा। लेकिन आपकी ट्रेडिंग के पीछे अगर आपकी एनालिसिस होती है, आपका अपना एक स्टडी होती है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप कॉशस रहे। यहाँ पर देखिए 2024 में पेंडेमिक की बात करूं मैं रचित जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कि इंडिया को अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी बात रख देता हूँ पूरी जिम्मेदारी की, तो अपनी कुछ स्टडी को लेते हुए 2025 सितंबर अक्टूबर के बाद में सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया को घबराने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज पेंडेमिक जो 2020 में हमने देखा था, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा खतरनाक पेंडेमिक 2025 में सितंबर अक्टूबर के बाद में दुनिया फेस करेगी। और नेक्स्ट शायद मेरे को लगता है फिर 8-10 महीना 1 साल तक उस पेंडेमिक का इफेक्ट रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे, मैं अपनी किसी भी बात में 2025 के बाद की बात नहीं कर रहा, 2025 तक मैं चला रहा हूं अभी, 2025 के बाद का बाद में देखेंगे। लेकिन इतना मैं कि 2025 सितंबर अक्टूबर के बाद जो लास्ट क्वार्टर होगा, ये सारे के सारे जो अप स्विंग्स हैं या फिर ये सब कुछ है, अभी थोड़ा देर के लिए स्टे हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी पेंडेमिक जो है उस समय के लिए दरवाजा खटखटा रही है, उसका बेस जो है वो कहीं ना कहीं रेडी होना शुरू हो जाएगा 2025 सेकेंड थर्ड क्वार्टर के बाद से। चलिए आते हैं मार्केट की तरफ में। तो मार्केट देखिए, निफ्टी मुझे देखिए 2024 की बात करूं, किसी भी समय एक बड़ी गिरावट अगर 1000 पॉइंट की आपको दिख जाए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 1000 पॉइंट 1000 पॉइंट की भी गिरावट अगर दिख जाए तो आपको लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप ये मान के चलो कि 1:3 के रेशियो में रिवर्सल लेगा। अगर वो 3 दिन में गिरा रहा है तो 1 दिन में वो रिकवर कर लेगा, अगर वो 20 दिन में गिरा रहा है तो 1:3 के टाइम में वो रिकवर कर लेगा। तो बहुत रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होगी। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको 2-3 महीने में गिरावट दिखे, आपको लगेगा कि मार्केट क्यों आ जा रहा है, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं जो है सो मैंने बताया आपको पहले कि र्यूमर्स क्रिएट होंगे, बट र्यूमर्स अल्टीमेटली जो है वो र्यूमर्स रह जाएंगे, बट ये र्यूमर्स हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो ऐसे र्यूमर्स का मैं तो वेट करूंगा पूरा साल, बिकॉज मुझे 1-2 र्यूमर्स बड़े कुछ दिख रहे हैं। फर्स्ट हाफ में एक र्यूमर्स दिख रहा है, सेकेंड हाफ में एक र्यूमर्स दिख रहा है। तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रहेगी कि ऐसे र्यूमर्स क्रिएट हो, जैसे लास्ट ईयर जो हमने अडानी में देखा था। आज अडानी देखिए कहां से कहां चला गया है। र्यूमर्स ऐसे बने थे जैसे लग रहा था जैसे अडानी मार्केट से आउट हो जाएगा, वो अपनी डी लिस्टिंग के लिए डाल देगा एप्लीकेशन सेबी के पास में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे र्यूमर्स बहुत अच्छे मौके हमें इस साल भी देंगे।
सो दर्शकों को मैं बोलूंगा तैयार रहे ऐसे र्यूमर्स का, ऐसे एक बड़ी गिरावट का। अदरवाइज 24 में 24 तो है। और निफ्टी की अगर बात करूं तो देखिए 21,700 के आसपास चल रहा है। गेन नंबर्स में ये ऐसा नंबर है जहां पर मैंने पहले ही बोला था कि 21,400 के ऊपर जिस दिन निफ्टी चलने लग गया 22,877 का रास्ता खुल जाता है। अब नीचे में देखिए 2244 244 एक ऐसा 6% हो रही है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है 6%। सो कहीं ना कहीं 92% जो है वो 21,244 के ऊपर मूव करने का है और 22,877 जाने का रास्ता खुल चुका है। तो कहीं भी अगर 200 300 400 पॉइंट की कहीं पे गिरावट दिखती है, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आइदर आप निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करो, आप उस हिसाब से पिक करो। लेकिन एनालिसिस बेस आप ट्रेड करोगे तो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि एनालिसिस बेस्ड ट्रेड आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। आप सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड न करना, बिकॉज नंबर 8, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात आपने कंचन जी उठाई, शायद मैं इस नंबर 8 को लेकर नहीं डिस्कस करता कुछ भी, बिकॉज ये शो में मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। बट नंबर 8 को लेकर आपने एक दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर 8 अपना रोल प्ले करेगा 2024 में। सो इसलिए अपने एनालिसिस बेस्ड ट्रेड करें, स्टडी रखें थोड़ा। मैं बोला कि प्रॉफिट जो है वो वेल्थ में तो हो ही और हेल्थ में भी हो तो बहुत अच्छी रहेगी। जी ठीक है, तो काफी अच्छा ब्रीफ एनालिसिस सर ने बता दिया है और कहीं ना कहीं एक डराने वाला फैक्टर भी सर ने बताया है कि हाँ हमें उससे कॉशियस रहना चाहिए। अब ये दो तरीके से बातें ली जा सकती है, या तो हम कॉशियस अप्रोच को मेंटेन कर ले, या तो फिर कोविड के बाद हमने एक चीज देखी थी कि लोगों के अंदर योलो ट्रेंड आ गया था। अब ऐसा लग रहा है सर की बातों से कि अगर 25 में वो वापस से आने वाला पेंडेमिक, तो जो अभी इन्वेस्टमेंट है वो हम एक काम करते हैं, योलो ट्रेंड के चलते उसे अब यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दो तरीके की बातें। रचित सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका क्या इस टाइम पे ओवरव्यू है बाजार को लेके? क्या करना चाहिए इस टाइम पे मार्केट के अंदर, किस तरीके की स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी दो चीजों की, क्योंकि आपने एक और बात छेड़ दी यूलो ट्रेंड की, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा फेवरेट है। तो देखिए, बाजार के ट्रेंड की बात करें तो हाँ, जैसा कि हमने पहले भी कहा, डिप्स आएंगे और इन डिप्स से डरना नहीं है। बस बाजार का पूरा मोमेंटम चेंज करने की अगर कोई ताकत रखता है तो वो सिर्फ एक इवेंट रखता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच कैन क्रिएट अ पैनिक इन द मार्केट, and that is if anything goes wrong in 2024 May election, the central elections that we're looking at. आज के समय देखें तो ये एक ऐसी बात लग रही है जो मैं कर भी रहा हूं तो एक बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आज आप मेरे से पूछें या मेरा ओपिनियन लें तो मैं तो बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं करंट गवर्नमेंट का वापस से एक और टेन्योर पूरा कंप्लीट करने के लिए। मगर हाँ, जब मैं बातें बोलता हूं या जब मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट्स देखता हूं तो मुझे 2004 याद आ जाता है, जब 2003 में राजस्थान में और एमपी में बीजेपी सरकार आई थी और इंडिया शाइनिंग की हम बात कर रहे थे और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। और फिर मुझे 2004 का सेलर सर्किट भी याद आ जाता है, मई के महीने में, जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे मंडे के दिन और ये हुआ था। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड एक डर रह जाता है। मतलब आप जब बहुत यंग होते हैं और चीजें सीख रहे होते हैं और ऐसा कोई आपको अगर जॉल्ट मिलता है ना, तो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि हाँ, दिस इज नॉट अ थिंग व्हिच माइट नॉट हैपन, सो दैट इज द ओनली इवेंट जो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रख रहा है। तो उसको आप थोड़ा स्मार्ट प्ले करें। उसके अलावा आई रियली डोंट थिंक कि और कुछ इंडियन मार्केट्स के लिए अभी कोई गलत होता हुआ दिख रहा है। 1 2 अब हम बात करते हैं योलो की। देखिए, नितिन सर जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर है जो अभी सिस्टम के अंदर है। और आई हैव नॉट कम इन आउट इन पब्लिक एंड टॉक्ड अबाउट इट, बट एस्ट्रोलॉजी को मैं मॉनिटर करता हूं। मेरी एक्सपर्टी नहीं है मगर मैं मॉनिटर करता हूं। और 2026 एक बहुत ही खौफनाक साल होने वाला है, स्पेसिफिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए भी होने वाला है। तो ये जो योलो ट्रेंड है, इसके लिए मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि गेयर अप इन अ वेरी डिसेंट मैनर। यू हैव 2 years in hand, एंड इसमें जो गेयरिंग अप की बात है, ये मैं सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं करूंगा, मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूंगा। अपने आप को, अपनी हेल्थ, अपना फाइनेंस
प्रॉपरली मैनेज करना चालू कर दें। इट्स 1st of January, यू हैव 2 years इन हैंड। अपने आप को फिजिकली इतना फिट बना लें कि कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो उसको आप हैंडल कर पाए, बिकॉज 2026 इज अबाउट टू गिव यू सच एन अमेजिंग राइड, मैं बोलूंगा। और अगर उसको आप क्रॉस कर गए तो 2032 और सब कुछ बहुत अच्छा आने वाला है आपके लिए। बट 2026 को क्रॉस करने के लिए फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, प्लीज ट्राई एंड इंप्रूव योर फिटनेस इन ऑल दीज 3 पैरामीटर्स, तभी आप सेल कर पाएंगे। वरना 2026 will give you the worst possible nightmare you have ever witnessed. जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो हो सकता है एक अच्छी तरीके से निकल जाए, लेकिन हाँ, आपको जो 3 पैरामीटर सर ने बताया उन पे खासा ध्यान रखना है और बाज़ार के लिए भी सर ने बता दिया है, ठीक है। लोकेश सर, आपके पास आना चाहूँ जी सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? ऐड ऑन नहीं करना चाहता, मेरी तरफ से और दर्शकों की तरफ से क्वेश्चन है जो रचित सर ये आपसे ही है, ये योलो ट्रेंड होता क्या है? मुझे नहीं पता। सर योलो ट्रेंड होता है यू लिव ओनली वंस, कि मतलब आज मेरे पास 100 रुपए हैं तो मुझे आज ही खर्च कर देना है, कल जिंदगी रहे ना रहे। ओके, मुझे शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा कम समझ में आते हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों को बहुत जन है जिनके पास क्वेश्चन होंगे कि योलो ट्रेंड क्या है, तो समझना जरूरी है। जी, तो इसका मतलब होता है कि आज ही आप खर्च कर लो, आज ही जिंदगी जी लो, कल का पता नहीं कि जीने को मिले या ना मिले। नहीं, मैं लोकेश सर की लैंग्वेज में बता देता हूँ उनको। लोकेश सर की लैंग्वेज में योलो ट्रेंड का मतलब है कि लोकेश सर जो अभी 7 सीरीज खरीदने की सोच रहे हैं उसको बुक कराने में देरी ना करें, और मार्केट में उन्होंने जितना पैसा बनाया है वो 7 सीरीज इसी महीने लेकर आ जाएं, क्योंकि अगले महीने 7 सीरीज आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। तो योलो सर आपके लिए वो होता है कि आप ये जो इतना पैसा बना रहे हैं और इतना पैसा बचा बचा के जो आप आपके पैसे के हिसाब से छोटी छोटी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं उसको बंद करें, और प्लीज जल्दी से 7 सीरीज लेकर आए, ताकि अगली बार जब आप मुझे गुड़गांव में घुमा रहे हो तो मैं 7 सीरीज में घूमने का आनंद ले लूं। ये होता है सर योलो का मतलब। मेरा मानना है यूएस के ट्रेंड में हमें नहीं चलना चाहिए। हम इंडियन जो अपनी स्ट्रैटेजी हम मेंटेन करते हैं वो ठीक है। यूएस में क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना प्लस ईएमआई लेके सारी जिंदगी निकाल देते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम पैसा बनाते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं और अपना जमाते भी हैं। करेक्ट। तो ये ट्रेंड जारी रखें। खाली जमाने में जगह पे आप जो बैंक में रखते हैं या रियल एस्टेट में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, उसके साथ साथ अब इक्विटी में लगाना स्टार्ट कीजिए, तो वहां से भी पैसा बनेगा, वो इस्तेमाल कीजिए आपके एंजॉयमेंट के लिए। दुनिया कहीं खत्म नहीं हो रही है, छोटे मोटे हिकअप्स आएंगे जाएंगे। कोरोना हमने देख लिया, जो 100 साल या 1000 साल में एक बार आया होगा इस तरह का, जब सब कुछ बंद हो गया है। हो सकता है मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ एस्ट्रोलॉजी, पर हो सकता है 2025-26 में कुछ आए तो वो भी निकल जाएगा। उसके लिए जैसे रचित जी ने बोला, तैयार रहिए, तैयार जरूर रहिए। उसके लिए पैसा जमा के रखिए, आप इन्वेस्ट भी कीजिए, साथ में जमा के रखिए, हेल्थ को अच्छा रखिए। ये टाइम भी आएगा, खराब टाइम भी आएगा तो निकल जाएगा। बट अगर आपके पास पूंजी नहीं है, जो है आज ही खत्म कर दिया आपने, तो कल के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों चीज करना है, एंजॉयमेंट भी करनी है। ये नहीं करना अगर मैं वो जो एक मीम चलता है, अगर मैं रॉयल इनफील्ड नहीं खरीद के उसके एक शेयर खरीद लेता मैं करोड़पति बन जाता। आपको रॉयल इनफील्ड भी चाहिए, उसका शेयर भी चाहिए, आपको मारुति की गाड़ी भी चाहिए और मारुति के शेयर में इन्वेस्ट भी चाहिए। दोनों काम करना है। ये नहीं है खाली पैसा बनाना है और एंजॉय ना करो, वो भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। साथ में ये भी नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करें और कुछ ना करें, या सिर्फ और सिर्फ खर्चा करें, इन्वेस्ट ना करें। दोनों चीज जरूरी है इंडिया में। जी, ठीक है। तो एक बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, अपनी सेविंग्स में भी और अपने एक्सपेंडिचर में भी आपको बैलेंस तरीके से मजे भी करने चाहिए और सेविंग भी करनी चाहिए। ठीक है, लोकेश सर मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसे कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को काफी बारीकी से ट्रैक करते हैं, काफी सारे आपके लिस्ट में स्टॉक्स भी थे। अगर हम रियल एस्टेट का डेटा देखें तो साल 2022 में रियल एस्टेट में करीबन, मैं आपको बता देती हूँ, 3,57,640 यूनिट्स की सेल हुई थी, और वो अब नंबर बढ़कर साल 2023 में 4,45,770 यूनिट हो गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31% का अपसाइड है। रिपोर्ट्स ये आई है कि साल 2024 में हमें इससे भी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है। आपका क्या स्टैंस है और आपकी क्या राय बनती है? कंचन, इसमें एक और डेटा जो आप मिस आउट कर रहे हो, 2022 में जो यूनिट का प्राइस था
और जो 2023 का यूनिट का प्राइस है उसमें डिफरेंस है। 2022 में जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो यूनिट्स हैं, मतलब जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख के जो फ्लैट है वो ज्यादा बिके हैं। बट 23 में आप देखोगे 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ का ज्यादा फ्लैट बिके हैं दिल्ली लग्जरी गुड़गांव प्रॉपर्टी, बैंगलोर इसमें प्रीमियम प्रॉपर्टी लग्जरी सेल आउट हुई प्रॉपर्टी। है ज्यादा। तो अगर 31% आप देख रहे हो यूनिट का ग्रोथ है, मगर एक्चुअली वॉल्यूम में देखोगे तो वो 100% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो जो बड़े ब्रोकर, इसलिए आप देखोगे हमने जो स्टॉक रिकमेंडेशन भी किया था बड़े रियल एस्टेट वाली कंपनीज में दिया था, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टीज वो बनाते हैं और वहां पर ही आपको मेन गेन मिला है। छोटे जो रियल एस्टेट हैं वो उतना गेन नहीं कर पाए लास्ट ईयर, जितना बड़े आप देखो डीएलएफ 300 के करीब का था, 600 650 हो गया, गोदरेज 1200 का 2000 हो चुका है, ओबराय 600 का 1200 हो चुका है, एंड प्रेस्टीज अब 400 रुपए में घूमता था वो 1180-90 चल रहा है। शोभा देख लो आप 400 का आज 1000 रुपये चल रहा है, राइट। ये एक साल का मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, और ये हमने नीचे के लेवल से हमने पकड़ा भी था, आपको याद हो रियल एस्टेट में इसलिए बुलिश थे। और ये सारे स्टॉक आने वाले 2024 में भी हमें अच्छा लग रहा है, और ये ट्रेंड अभी जस्ट स्टार्ट है। ये जो आप देख रहे हो जो रियल एस्टेट साइकिल होता है ये 10 साल के बाद आया है और 3-4 साल 5 साल चलेगा इसमें। तो अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है रियल एस्टेट सर्किल। अगर कोई सोच रहा है ये मिस हो चुका है तो अभी मिस नहीं हुआ है, आपने नीचे से ऊपर देखा है जरूर, बट अगर 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ज्यादा कोई रिटर्न नहीं आया। डीएलएफ अपना लाइफ टाइम हाई से अभी भी बहुत दूर नीचे है। अगर आप दूसरे स्टॉक भी देखोगे तो अपने लाइफ टाइम हाई से अच्छा खासा दूर है, या वो बाद में लिस्टेड हुआ तो अलग चीज है, बट अभी बहुत रन बाकी है स्टॉक पे। अभी 20-25% चला है मेरे हिसाब से, 75% का रनवे अभी बाकी है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ध्यान दिया जा सकता है। जो मैंने स्टॉक के नाम दिए हैं उन सारे स्टॉक पे आप रिसर्च करें और अपने एनालिस्ट से पूछे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर एक बने रहने वाला सेक्टर है 2024 के लिए भी। कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो प्लीज डिस्क्लेमर है, मेरा खुद का बायसनेस स्टॉक में है, इन सारे स्टॉक में हो सकता है। जी ठीक है, तो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ओवरव्यू ले लिया है, देख लिया है कि कितना अपसाइड हमने देख लिया और कितना अपसाइड अभी आना बाकी है। रचित सर आपके पास आने चाहूंगी वापस। सर जैसे कि आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, अगर देखिए साल 2023 हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी अच्छा साल रहा है, चाहे वो बाजार की बात हो चाहे वो ऑल ओवर ग्लोबली बात हो, कहीं ना कहीं एक अच्छा साल रहा है। थोड़े बहुत अप डाउन देखने को मिले हैं, बट हाँ इट वाज अ गुड ईयर। इसके साथ ही साथ जो एफपीआईज हैं उन्होंने इंडियन मार्केट में साल 2023 में करीबन 1.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा अगर हम दिसंबर का इन्वेस्टमेंट देख लें तो वो भी काफी ज्यादा है, जो कि करीबन 66,134 करोड़ का है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाला जो साल है, मतलब जिस साल के अंदर हमने एंट्री ले ली है साल 2024, यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि अभी जो ये साल की शुरुआत है, पहले जो 6 महीने हैं साल के, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट में वो कम हो जाए ड्यू टू इलेक्शन। उनको लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से हमारे बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वो इस टाइम पे बाजार से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस साल फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से इंडियन मार्केट किस तरीके का रहने वाला है? कितनी इन्वेस्टमेंट हमें आने की उम्मीद है एज कंपेयर टू 2023? देखिए पहले तो एक बात समझने की है कि आप अगर ग्लोबली सारे मार्केट्स को मॉनिटर करें तो आप ये देखें कि कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जो इंडियन मार्केट जैसा रिटर्न उनको दे सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट में बात करें तो आज हमारी धीरे धीरे सिचुएशन, मतलब अगेन आई डोंट वांट टू बोस्ट एनीथिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट, बट इन लोग के कुछ एक स्टेप्स ऐसे हैं, करंट गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसे स्टेप्स लिए थे जो जब लिए थे तब उनको लगा था कि ये तो सिर्फ एक जुमला है, फालतू की बातें कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जैसे कि आपका मेक इन इंडिया ही हो गया। आज इनके 9-10 साल के रेजिम में यह हाल हो गया कि अब आप चाइना +1 वाली सिचुएशन में नहीं है। अब कहीं ना कहीं आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इस तरीके से कैपेबल हो रहा है दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल फैक्ट्री इन एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप चाहे आईटी ले लें, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लें, चाहे और सर्विस सेक्टर ले लें, चाहे फार्मा ले लें, यू नेम इट वी हैव इट। जिस तरीके से अब हम ग्लोबल प्लेयर बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिस तरीके से हमारे मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पॉलिटिकली जो डेवलप होती जा रही है, इवेंचुअली दे हैव टू कम।
यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, ये एक सवाल हो जाता है। और जहां तक बात है 2023 से ज्यादा अच्छा, एक बार इलेक्शन निकल जाने दीजिए, 5 साल का एक कंसील्ड आपको स्ट्रेंथ दिख जाए गवर्नमेंट के अंदर, फिर FIIs FPIs बहुत स्ट्रांगली इंडियन मार्केट्स में आएंगे। और मैं समझता हूं आप जो बातें कर रहे हैं कि 1,23,000 करोड़ रुपए, ये फिगर बहुत ही प्यूनी है। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स पोस्ट इलेक्शन बहुत बड़ा आपको वो मूवमेंट दिखने वाला है, और अच्छा क्वांटम का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जी, ठीक है। तो इस बार भी हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। ठीक है नितिन सर, आपके पास आना चाहूंगी।